हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 2 को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और आज का ये अपना भाग 2 है। भाग 1 में अपन ने भारत में रसायन विज्ञान के इतिहास को समझा था, कहानियों को समझा था कि वो कहानी क्या थी, रसायन विज्ञान की क्या कहानी थी भारत में। ठीक है, रसायन विज्ञान के विशेषता को, महत्व को समझा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन अपनी जो विषय सूची है, विषय वस्तु है, उसको कंटिन्यू रखेंगे और आज का टॉपिक जो रहेगा चर्चा में वो रहेगा रसायन विज्ञान का महत्व। अगर जो बच्चे आज अपन से नए जुड़े हैं उनको बता दूं, ये जो आपके सामने 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये वो 10 पॉइंट हैं जो इस पूरे अध्याय को जुड़कर बने हैं। इन 10 पॉइंट से मिलकर ही अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं बना है चैप्टर। इसके अंतर्गत अपन आज सबसे पहला जो पॉइंट है 1.1 रसायन विज्ञान का महत्व को समझेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, रसायन विज्ञान का महत्व यानी केमिस्ट्री का महत्व समझेंगे अपने आम जीवन के अंदर। कि अपने आम जीवन में अपना जो सामान्य जीवन है, डेली लाइफ है, उसके अंदर रसायन विज्ञान किस प्रकार से काम करता है और उसका क्या महत्व है। अगर रसायन विज्ञान नहीं होता तो कल्पना अपन कर सकते हैं क्या इस पृथ्वी की। इस प्रकार की चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट से और बुक निकाल लीजिए। जिसके पास बुक है वो बुक से रीडिंग करते चलेंगे। एनसीईआरटी के एक एक लाइन का शब्द अपन समझेंगे। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए बुक और जिसके पास बुक नहीं है वो अपना ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर एकाग्र रखे पूरे तरीके से। चलिए, रसायन विज्ञान का महत्व। विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्व भूमिका है। हमने देखा था विज्ञान अलग अलग भागों में बटा हुआ है। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भू विज्ञान है और इस प्रकार से बहुत सारे विज्ञान हैं। उसमें रसायन विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो प्राय विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, उनसे जो रसायन विज्ञान की जो शाखा है वो अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। आगे लिख रखा है, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला जो उपयोग बताया गया है, सबसे पहला जो महत्व बताया गया है रसायन विज्ञान का, वो बताया गया है व्यवहारिक जीवन में। यानी अपने आसपास का जीवन है, अपन जो अपने आसपास देखते हैं वहां से पहला बिंदु बनता है रसायन विज्ञान का महत्व। क्या बताया गया है? लिखा है, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का, यानी रसायन विज्ञान से जो हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है और उससे हमने विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत बनाए हैं उनका उपयोग व्यवहारिक जीवन में भी विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे मौसम विज्ञान में, मौसम विज्ञान होता है ना, जैसे मौसम में आज बारिश होगी, कैसा माहौल रहेगा, कैसा मौसम रहेगा, उसमें रसायन विज्ञान का एक बड़ा हाथ है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, यानी मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, मस्तिष्क कैसे सोचता है, जो माइंड है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको स्टडी कैसे किया जा सकता है, तो उसमें भी रसायन विज्ञान की बहुत अच्छी भूमिका है। कंप्यूटर प्रचालन, कंप्यूटर प्रचालन यानी कंप्यूटर किस प्रकार से चलता है, उसकी जो सिस्टम है उसको समझने के लिए, उसको चलाने के लिए भी रसायन विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अगर रसायन विज्ञान का ज्ञान हमारे पास नहीं होता तो हम कंप्यूटर प्रचालन भी नहीं कर पाते। मस्तिष्क की जो आज कार्य प्रणाली है, यानी आप अपन देखेंगे कि मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, तो आज हमारे पास उत्तर है उसका। प्रश्न है कि मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, माइंड कैसे काम करता है, तो ये एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आज अपन को बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि रसायन विज्ञान का जो ज्ञान है अपने पास, वो अपने पास था और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको मस्तिष्क को समझा इस विज्ञान से और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आज हमारे लिए बहुत आसान हो गया ये चीजें।
और इतनी बातें तो व्यवहारिक में। और लिख रखा है उर्वरकों। उर्वरकों को आप जानते ही होंगे, उर्वरक वह पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल भूमि की उर्वरकता यानी उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में होता है। यानी भूमि से अपन क्या उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, तो पेड़ अच्छे तगड़े पैदा होवे। जैसे गन्ना है तो गन्ना अलग अलग क्वालिटी से पैदा होता है। जैसे भूमि यदि अच्छी नहीं होगी तो गन्ना पतला और छोटा पैदा होगा, है ना, उगेगा। और अगर भूमि उर्वरक होगी, अपन बोलते हैं यहाँ उर्वरक, उर्वरक यानी उसकी जो क्वालिटी होगी भूमि की वो बहुत स्टैंडर्ड होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तो गन्ना जो होगा वो मोटा होगा, तगड़ा होगा, लंबा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उर्वरक जो होते हैं, तो भूमि के अंदर कोई पदार्थ डालते हैं अपन, जिससे भूमि में वृद्धि हो जाती है, भूमि की जो उर्वरकता होती है, भूमि की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो वो जो पदार्थ डाले जाते हैं वो उर्वरक कहलाते हैं। अब उर्वरक जो पदार्थ हैं इनका ज्ञान कहाँ से आया, कहाँ से आया? रसायन विज्ञान से ही आया, है ना। अपने किसान भाई जो हैं वो उर्वरकों का अधिकतम यूज करते हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो एक उर्वरक का नाम अपन ने देखा था जिप्सम, है ना, CaSO4 2H2O इसका जो सूत्र था। ठीक है, आगे लिख रखा है क्षारों यानी बेस, अम्लों यानी एसिड लवणों, है ना, रंगों, बहुलकों है। बहुलकों का मतलब कौन बताएगा भाई? बहुलक 10वीं कक्षा में पढ़कर आए। बहुलक कौन बताएगा? देखिए, बहुत से छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने उच्च अणुभार वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। यानी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर, एक ही इकाई से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। दवाओं में तो आप समझते ही हैं, केमिस्ट जो होते हैं, साबुनों यानी सोप, अपमार्जक, डिटर्जेंट, धातुओं में तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है रसायन विज्ञान का। तो मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिख रखा है रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली बात, रसायन विज्ञान का महत्व अपन ने व्यवहारिक क्षेत्र में देखा, यानी अपने आसपास की जगहों पर किस प्रकार से अपन जो देख पाते हैं उनमें कहाँ कहाँ रसायन विज्ञान का महत्व है उसको समझा। दूसरा बिंदु ये होता है कि रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, ध्यान देंगे, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस प्रकार से भैया? राष्ट्र की अर्थव्यवस्था से मतलब समझते हैं, अर्थव्यवस्था से मतलब क्या होता है? पूंजी यानी पैसा जो है, कि भैया जो भारत देश है यानी कोई राष्ट्र है वो कितनी प्रगति कर रहा है, वो होती है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में भी किस प्रकार से भूमिका निभाता है वो भी देख लेते हैं। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु, मानव का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने हेतु स्वास्थ्य सुविधा की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अपन देखते हैं कि भैया बहुत से लोग अपनी आयु से पहले ही मर जाते हैं किन्हीं बीमारियों से, है ना। लेकिन पिछले जमाने में देखे थे अपन ने, लेकिन आज के जमाने में जो दवाइयों ने ऐसा काम करा है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लूं कि टीबी जो एक बीमारी थी उसका इलाज नहीं था, चिकन पॉक्स एक बीमारी थी, कभी उसका इलाज नहीं था, सार्स कभी एक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन आज जब हम इनको देखते हैं वर्तमान काल के अंदर, वर्तमान समय के अंदर, तो इन सभी बीमारियों का इलाज इतनी सटीकता से मिला है। यदि ये बीमारी किसी को हो जाए तो इसका इलाज अपने पास है। तो ये किसके कारण हो पाए? रसायन विज्ञान की देन है, रसायन विज्ञान का ज्ञान है, उसके सिद्धांत है जिनके आधार पर अपन ने इन दवाइयों का उपयोग कर पाते हैं और मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाते हैं। कौन सा भोजन खाना है, यदि आपको आर्मी में जाना है तो कौन सा भोजन खाना पड़ेगा, यदि आप छात्र जीवन को जी रहे हैं तो छात्र जीवन में आपको किस प्रकार का भोजन का सेवन करना है, अगर आप वृद्धावस्था में हैं तो वृद्धावस्था में किस प्रकार का भोजन करना है ना, जिससे कि अपन और अपनी जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर पाए। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये हमारे को कहां से प्राप्त हुआ? रसायन विज्ञान से प्राप्त हुआ। विभिन्न उर्वरकों, जीवाणुनाशकों तथा कीटनाशकों की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी विभिन्न उर्वरकों, मैंने बताया आपको भूमि को की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं वो उर्वरक होते हैं। जीवाणुनाशकों यानी जो फिनाइल विनाइल बनती हैं वो होते हैं जीवाणुनाशक। कीटनाशक जो कि फसल जो जिनको खरपतवार कहते हैं, वीड्स कहते हैं, तो उनको मारने के लिए जो दवाइयां होती हैं
उनको बनाने के लिए भी, यानी लिख रखा है उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन, उच्च स्तर पर हाई लेवल पर उत्पादन यानी प्रोडक्शन होता है। इसकी कोई उदाहरण है, कौन कौन से? उर्वरक, जीवाणुनाशक और कीटनाशक। लिख रखा है रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से, लिखा है रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से, यानी प्राकृतिक स्रोत कौन से? पौधा, पेड़, घास फूस, इन सब से जीवन रक्षक यानी जीवन को रक्षा प्रदान करने वाले, लिख रखा है जीवन रक्षक औषधों यानी मेडिसिन के निष्कर्षण की विधियां बताता है। यानी रसायन विज्ञान क्या बताता है? रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जैसे पेड़ पौधा घास फूस आदि से जीवन रक्षक यानी जीवन को रक्षा प्रदान करने वाली मेडिसिन के निष्कर्षण, कल मैंने बताया था आपको निष्कर्षण का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज से निकालना, यानी यहां पर वो चीज है प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधों का निष्कर्षण करने की जो विधियां हैं वो कौन बताता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। सीधे सीधे तौर पर मैंने आपको कल उदाहरण दिया था, जैसे समुद्र है उसमें से नमक निकालते हैं, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो क्रिया है, वो तो क्या कहलाती है? निष्कर्षण कहलाती है ना। समुद्र से नमक का निकलना निष्कर्षण कहलाता है। ध्यान से समझना, निष्कर्षण का मतलब समझा रहा हूं यहाँ पर। निष्कर्षण जो शब्द है इसका मतलब समझा रहा हूं। अगर आप एग्जाम में ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो निसंदेह तौर पर आपको बहुत अच्छे अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए मैं एक एक शब्द पर आपका ध्यान आकर्षित करने की बहुत कोशिश करता हूं। विधियां मतलब क्या होता है? प्रोसेस, है ना, मेथड बताती है। रसायन विज्ञान मेथड बताती है कि किस प्रकार से प्राकृतिक जो स्रोत हैं, पौधा है, घास फूस है, पेड़ है, इनसे जीवन रक्षक यानी जीवन को रक्षा प्रदान करने वाली मेडिसिन किस प्रकार से बनती हैं, उनकी क्या विधियां हैं, वो रसायन विज्ञान हमारे को बताती है। अगर आपको ऐसे ही कुछ मेडिसिन बनानी है तो आप रसायन विज्ञान विषय का चयन कर सकते हैं आगे जाकर, और उनके संश्लेषण को संभव बनाता है, यानी उनके जुड़ाव को आगे बढ़ाता है। संश्लेषण यानी उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ऐसी औषधों के उदाहरण हैं, मतलब ऐसी कुछ औषधें, महत्वपूर्ण औषधें हैं, इनको आप नोट करेंगे और अभी आप पूरे ध्यान मग्न होकर सुनिए और अपने रीडिंग करते चलिए। नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे बिल्कुल सुसज्जित रूप से, इसलिए निसंदेह रूप से सिर्फ सुनिए जो मैं सुना रहा हूं और पढ़िए जो आप खुद देख रहे हैं। ठीक है, आगे लिख रखा है ऐसी मेडिसिन के उदाहरण है कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियां जैसे सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल। ध्यान रखेंगे, सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल जो है वो कैंसर का जो इलाज होता है उसमें प्रभावी औषधियां मानी जाती हैं। और एक और बीमारी है एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि एजिडोथाइमिडिन यानी AZT भी होती है। यदि कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है और उसका उपचार चल रहा है तो उसके लिए रिकमेंडेड जो मेडिसिन होगी वो क्या होगी? एजिडोथाइमिडिन यानी AZT। तो ये दो मेडिसिन हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, लिख रखा है रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। अभी अपन ने पहला पॉइंट समझा व्यवहारिक क्षेत्र में यानी अपने आसपास, दूसरा अपन ने समझा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में यानी पैसे किस प्रकार से बढ़ाता है। ठीक है, तो उसमें समझा। अब तीसरा है राष्ट्र के विकास में, यानी यदि राष्ट्र का विकास करना है तो रसायन विज्ञान भी उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, यानी अपन इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते रसायन विज्ञान के महत्व को राष्ट्र के विकास में। यदि अपन को कोई राष्ट्र, मान लीजिए USA एक विकसित राष्ट्र है ना, वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वो डेवलप्ड कंट्री है तो वहां अपन जाके देखें कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो क्षेत्र है यानी एरिया है, वहां पर उसका स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है, तो अपन पाएंगे कि वहां पर केमिस्ट्री का जो लेवल है वो बहुत उच्च है। यानी वहां पर केमिस्ट्री की जो विकसित है, केमिस्ट्री भी बहुत विकसित है वहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्रकार की जो मेडिसिन है वो पाई जाती हैं, डाइट प्लान्स होते हैं, हर एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से रहता है। ठीक है, और बहुत अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स आ गई हैं, है ना, नैनो मतलब जो
अपन जो कार्य, जो ऑपरेशन अपन हाथ से करते हैं वो मशीनों से करते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो टेक्नोलॉजी है वो भी आगे बढ़ चुकी है। तो वो रसायन विज्ञान की ही देन है। लिख रखा है रासायनिक सिद्धांतों की बेहतर जानकारी होने के बाद, जो रासायनिक सिद्धांत है उनकी बेहतर जानकारी होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशीय गुण धर्म युक्त पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है। संश्लेषित करना यानी इनको बनाना संभव हो गया है, चुंबकीय पदार्थों को बनाना संभव हो गया है, विद्युतीय जो पदार्थ होते हैं उनको बनाना संभव हो गया, प्रकाशीय गुण धर्म युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको बनाना संभव हो गया है, जिसके फलस्वरूप अतिचालक सिरेमिक, सुचालक बहुलक, प्रकाशीय फाइबर जिसे तंतु भी कहते हैं जैसे पदार्थ संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ उदाहरण है। रसायन विज्ञान ने उपयोगी वस्तुएं जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की है। यानी रसायन विज्ञान ने उपयोगी वस्तुएं जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, रंजक यानी डाई होती है, एसिड यानी अम्ल, क्षार, और बहुलक यानी पॉलीमर इत्यादि बनाने वाले उद्योग स्थापित कर रहे हैं। उद्योग स्थापित होते हैं तो क्या होता है, ये उद्योग क्या करते हैं, यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध कराते हैं, है ना। तो राष्ट्र का विकास कब होता है, जब राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था होती है वो सुधरी भी हो, वो अच्छी हो, तब राष्ट्र पनप पाता है, यानी विकास उसका हो पाता है। तो यहाँ पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कैसे बदलती है, जब उसमें जो वो राष्ट्र है, जो उसमें जो लोग रहते हैं वो अधिकांश लोग रोजगार में लिप्त हो, यानी वो रोजगार करते हो, तब जाकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो यहाँ पर रसायन विज्ञान क्या कर रहा है, रसायन विज्ञान अम्ल, क्षार, रंजक को बनाने के लिए उद्योग खोलता है, और उद्योग में काम करने के लिए व्यक्तियों तो चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर रोजगार दे रहा है, और रोजगार दे रहा है तो इनडायरेक्टली यहाँ पर रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस प्रकार से रसायन विज्ञान का महत्व राष्ट्र के विकास में है। चलिए आगे लिख रखा है, पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से परमाणुीय पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्या को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। लिख रखा है, पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से, यानी रसायन विज्ञान की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण, यानी पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उससे संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे अपन माने कौन कौन सी है, समतापमंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले एक पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CF सदृश पदार्थों के विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं। यानी हमारा जो समताप मंडल होता है, यानी स्ट्राटोस्फेयर, उसमें ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन अवक्षय यानी ओजोन जो परत होती है, उसमें निरंतर एक पदार्थ जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे अपन CFC कहते हैं, वो लगातार ओजोन जो परत है उसमें छेद करता रहता है। अब उसमें छेद करता रहता है तो इससे हमारे को क्या नुकसान है, प्रकाश जो होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है, उसमें से बहुत प्रकार की हानिकारक किरणें निकलती है, और जो ओजोन लेयर होती है वो उन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, और हमारी रक्षा करता है तो ये हमारी रक्षा को तोड़ने वाला क्लोरोफ्लोरो जो CFC जो पदार्थ है, गैस है, ये क्या करती है, उस ओजोन लेयर को, उस ओजोन परत को क्या करती है, डिफिट करती है, यानी उसको तोड़ती है। तो तोड़ती है तो वो प्रकाश की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे अपने ऊपर गिरेंगी, तो इससे अपन को हानि होगी। तो इसका निस्तारण किसने किया है, रसायन विज्ञान ने करा है। CFC को उसने खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। लिखा है, परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। लेकिन यह तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियां अभी भी हैं। ऐसी ही एक समस्या है, ऐसी एक और समस्या है जो दे रखा है, जिसका नाम है ग्रीन हाउस गैसें, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने कई बार सुना होगा। तो ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कुछ गैसें होती हैं जिनका प्रभाव हमारे इसमें देखने को मिलता है, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो ये तो आपसे पूछा जा सकता है 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए, तो आप बोलेंगे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा है रसायन विदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ी के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं। यानी यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ आप लोगों की बात हो रही है, रसायन विदों यानी जो रसायनज्ञ हैं, जो रसायन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और जो भावी पीढ़ियां हैं, जो आगे काम करने वाली हैं, उनको 2-3 बातों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और इतना संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, व्यापक स्तर पर ज्ञान होना चाहिए। किन किन बातों का, पहला नोट करेंगे, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। सर ये जैव रासायनिक प्रक्रिया किन्हें कहते हैं, तो अपन ने पढ़ रखा है जीव रसायन शास्त्र की वह शाखा है जो पेड़ पौधों और जानवरों और उनके जैविक प्रक्रमों से संबंधित करती है। जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो आपस में जो क्रियाएं करते हैं, उससे संबंधित जो विज्ञान होता है उसे अपन कहते हैं जैव रासायनिक विज्ञान, है ना। तो ये उसी में ही आता है। पहला चीज आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, रसायनों की व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग आपको आना चाहिए। एंजाइम क्या होते हैं सर, एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं सर, उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और वेग को घटाने का कार्य करते हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। तो एंजाइम क्या होते हैं, वो उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक क्रियाएं होते हैं उनके उसको बढ़ाते हैं, वेग को बढ़ाते हैं, दर को बढ़ाते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, है ना। तो एंजाइम का उदाहरण आप लेना चाहें तो प्रोटीन सबसे अच्छा एंजाइम है ना। पेप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन के ही कुछ एंजाइम है। तो इस प्रकार से नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ी के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं, तो इनको समझना है। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है, यानी रसायनज्ञों की आवश्यकता है। ठीक है, एक अच्छा रसायनज्ञ बनने के लिए तथा ऐसी चुनौतियों को स्वीकारने के लिए रसायन की मूल अवधारणा को समझना आवश्यक है। जब तक आप रसायन की मूल अवधारणा को नहीं समझेंगे, मूल यानी होता है बेसिक, अवधारणा यानी होता है कंसेप्ट, यानी बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे रसायन के, तब तक आप ये जो चुनौतियां हैं जो मैंने आपको बताई उनको हल नहीं कर पाएंगे, जो कि द्रव्य की प्रकृति से आरंभ होती हैं। यानी जो बेसिक कंसेप्ट का जो सफर है वो कहां से स्टार्ट होता है, द्रव्य की प्रकृति से। यानी मैटर की जो प्रकृति होती है, द्रव्य कितने प्रकार का होता है, जो पदार्थ होता है वो कितने प्रकार का होता है, उससे प्रारंभ होती है, जो कि हम देखेंगे। लिख रखा है आइए हम द्रव्य की प्रकृति से प्रारंभ करें। तो हम इसको कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप जो आज पढ़ा उसका नोट्स तैयार कर लें। देखिए आपके आज जो आपने पढ़ा है उसके जो नोट्स हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ नोट्स को, फिर अपन एंड करेंगे वीडियो को। लिख रखा है रसायन विज्ञान का महत्व, जो टॉपिक था अपना, उसके जो नोट्स हैं वो लिख रखा है रसायन विज्ञान का महत्व। तो रसायन विज्ञान का महत्व अपन ने टोटल 4 क्षेत्रों में पाया। पहला, व्यवहारिक क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व। दूसरा, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के रूप में महत्व, राष्ट्र के विकास के रूप में महत्व और पर्यावरण में महत्व देखा। तो इसमें लिख रखा है व्यवहारिक क्षेत्र में महत्व, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, कंप्यूटर प्रचालन आदि में होता है। दूसरे में हमने देखा कि प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधि के उदाहरण हमने देखे थे। पहला था कैंसर की चिकित्सा में कौन से, सिस्प्लाटिन तथा टेक्सोल, और एड्स की चिकित्सा में कौन सा होता था, एजिडोथाइमिडिन। ठीक है, राष्ट्र के विकास में रसायन विज्ञान ने उपयोगी वस्तुएं जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने वाले उद्योगों स्थापित करने में सहायता की है। उद्योग स्थापित करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो क्या होगा, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो राष्ट्र का विकास होगा। पर्यावरण में किस प्रकार से, रसायन विज्ञान की सहायता से नियंत्रित समस्या के नाम, यानी रसायन विज्ञान की जो सिद्धांत है उनकी सहायता से नियंत्रित जो समस्याएं थी वो थी ओजोन अवशेष, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से
कार्बन का करा था उसने, क्या समस्या को सॉल्व किया था। दूसरा था प्रमुख समस्या जो बन रखी है जिनको अभी सॉल्व करना है वो है ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रबंधन। इनका अभी ये चुनौतियां हैं, प्रमुख चुनौतियां। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे, है ना। पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट करा, जैसा कि स्टार्टिंग से अपन ने जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी ये वाली, इसमें अपन ने 1.1 जो टॉपिक था अपना वो कंप्लीट करा। आगे वाली वीडियो में 1.2 यानी द्रव्य की प्रकृति से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।